नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन डिसमिस की है। ऑनरेबल जस्टिस संजय कौल और ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ में ये एक पिटीशन थी और ये पिटीशन रजत शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से थी। रजत शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस किया और डिसमिस करने पर के साथ कहा कि सरकार के विरुद्ध कोई व्यू रखना ये अपराध नहीं है। मामला सेक्शन 124 इंडियन पिनल 124 कैपिटल ए इंडियन पिनल कोड का है। 124 कैपिटल ए इंडियन पिनल कोड का मतलब होता है मामला देशद्रोह का है। देशद्रोह का ऐसा मामला जिसमें देश के विरुद्ध कोई बात करता है। हालांकि आजकल एक फैशन सा बन गया है कि गवर्नमेंट का विरोध करते करते लोग अपनी लिमिट नहीं सोचते और विरोध करते करते देश विरोध में चले जाते हैं और सरकार का विरोध यानी कि देश का विरोध करने का प्रयास करते हैं। डिस्टिंक्शन करने की या तो आवश्यकता महसूस नहीं करते या फिर डिस्टिंक्शन करना चाहते नहीं हैं और या फिर वो देश के विरुद्ध ही बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं। तीन विषय हैं इस पे। एक को कहते हैं कि रूलिंग पार्टी के विरुद्ध बोलना। रूलिंग पार्टी के विरुद्ध मतलब अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है तो बीजेपी का जो कॉन्सेप्ट है, बीजेपी के कॉन्सेप्ट के अनुरूप अगर वो सरकार चला रहे हैं तो फिर उनके विरुद्ध बोलना। इसमें बीजेपी और आरएसएस दोनों के विरुद्ध बोलते ही रहते हैं कि ये उनके कॉन्सेप्ट गलत हैं। दूसरा, एंटी एस्टैब्लिशमेंट यानी कि जो भारत का एस्टैब्लिशमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के विरुद्ध बोलना, उसमें सरकार भी शामिल रहती है। और तीसरा, इन दोनों का विरोध करते करते देश विरोध यानी कि अपनी लिमिट्स भी नहीं कर पाते कि वो बोलते समय क्या ऐसा स्टेटमेंट जो सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है वो देश के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है, वो राष्ट्र के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है। अगर वो स्टेटमेंट राष्ट्र के विरुद्ध जा रहा है तो वहां पर लिमिटेशन होनी ही चाहिए कि कोई भी पार्टी का विरोध या सरकार का विरोध राष्ट्र विरोध में कन्वर्ट ना हो जाए। ये तीन डिस्टिंक्शन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस गया और मामला बहुत मशहूर है। हालांकि देश बड़ा गुस्से में था, उन पर बहुत सारी एफआईआरें इस विषय पर दर्ज की गई थी और उन एफआईआरों में जो जिन विषयों पर एफआईआर दर्ज की गई थी और देश भर में एफआईआर दर्ज की गई थी उनका प्रत्येक उन पर एक पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। मामला है आर्टिकल 370 का। 5 अगस्त सन 2019 को जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया, आर्टिकल 35 कैपिटल ए को एब्रोगेट किया और यूनियन टेरिटरी कुछ ही समय में यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को बना दिया। ऐसे विषय पर देश में विरोध करने वालों की संख्या कम नहीं थी। उस समय कांग्रेस के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद बड़े भड़क गए थे कि आर्टिकल 370 को लेकर। खूब सारे मुस्लिम जगत के लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, बहुत सारे कम्युनिस्टों ने क्रिटिसाइज किया था और क्रिटिसाइज करते समय जब गवर्नमेंट थोड़ा स्लो हुई सीए के प्रोटेस्ट के दौरान तो फिर उन्होंने इसको टूल की तरह डेवलप कर लिया और अब आज की तारीख में सरकार विरोध टूल की तरह, सरकार कुछ भी करेगी तो उसको एंगेज करना ताकि सरकार बहुत तेजी से स्टेप न ले पाए और सरकार जो करना चाहती है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर करना चाहती हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण पर करना चाहती हो, चाहे वो देश के गद्दारों को बाहर निकलने पर कर रही हो, किसी भी प्रकार से सरकार अगर एक्शन लेती है, सही रास्ते पर लेकर जाती है तो गवर्नमेंट के विरुद्ध उन मामलों को खाली पीली रोड पर ले आना और गवर्नमेंट को एंगेज कर लेना, देश को एंगेज करने लेना। किसान मूवमेंट आज का उसका एक इलस्ट्रेशन है क्योंकि वो सीएए पार्ट 2 हम कह लें तो अच्छा होगा और सीएए का प्रोटेस्ट एक टूल बना। उससे पहले उसका एक मिनी एक्सपेरिमेंट हुआ था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, जिसका प्रोडक्ट के रूप में केजरीवाल निकले और दिल्ली की सत्ता पर बैठ गए। दिल्ली की सत्ता कैसी चल रही है ये हम सबको भली भांति मालूम है। हालांकि सत्ता है तो सत्ता के गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं, लेकिन टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। इसीलिए सीए के प्रोटेस्ट के बाद किसान मूवमेंट में टूल किट जारी की गई और उस टूल किट से बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सरकार को घेरना है और सरकार को घेरना नहीं, देश की प्रोग्रेस को कैसे रोकना है और सरकार जो करना चाहती है, जो उसको करना चाहिए, जो सरकार
करने के लिए कटिबद्ध है। जो उसकी फिलॉसफी है आज की गवर्नमेंट की, जो हिंदू फिलॉसफी है, जो हिंदुस्तान को लेकर फिलॉसफी है, जो भारत को लेकर फिलॉसफी है, जो वर्ल्ड वाइड भारत की प्रतिष्ठा को लेकर उनकी जो सोच है, उस सोच को कैसे रोका जाए, इसलिए वो टूल की तरह इस्तेमाल होने लगे हैं आजकल धरने प्रदर्शन, चाहे कोई कारण हो या ना हो। जैसे CAA में कोई कारण नहीं था लेकिन धरने प्रदर्शन हुए और खूब सारा दंगे हुए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। उसी प्रकार किसान मूवमेंट में भी टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। बिना किसी कारण के कोई डिस्कशन करने को तैयार नहीं है, उस प्रावधान को कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं है, उन प्रावधानों में कोई कमियां बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जिद है कि हम देश घेर लेंगे और राजधानी को घेर लेंगे। ये टूल इस्तेमाल किए गए, इसलिए इन टूलों का इस्तेमाल करते हुए ही भारत में बहुत सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। बात मैं कर रहा हूं जब आर्टिकल 370 हटाया गया या उसको डाइल्यूट किया गया, आर्टिकल 35 कैपिटल A हटाया गया, तो उस समय फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद कुछ समय के लिए रखा गया था, लेकिन बाद में सबसे पहले उनको ही छोड़ा गया। उनको छोड़ने के बाद लंबे समय तक वो अज्ञातवास में रहे, कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया। लेकिन महबूबा मुफ्ती जब खुल छुट कर आई तो फिर फारूक अब्दुल्ला को लगा कि अब उनकी सहायिका साथ में आ गई है, इसलिए स्टेटमेंट देना। उन्होंने एक खतरनाक टाइप का स्टेटमेंट दे डाला। वो स्टेटमेंट था कि वो आर्टिकल 370 को रिस्टैब्लिश करना चाहेंगे और करेंगे। आर्टिकल 370 को रिस्टैब्लिश करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सरकारें हैं, उनका मानना है और वो ऐसा सोच सकते हैं कि जब भी वो पावर में आएंगे समस्या रहेगी कि जनता उनको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस की और विपक्ष की पूरी की राय एक सी थी, फारूक अब्दुल्ला की राय वैसी ही थी, और वो ऐसा प्रॉमिस भी कर बैठे कि हम आर्टिकल 370 अगर हम सत्ता में आए तो 370 को दोबारा एस्टैब्लिश कर लेंगे। वो कह सकते हैं कि जैसे राम मंदिर का डिसीजन आया और एक विपक्ष का एक समुदाय जो भारत में हिंदुस्तान के हिंदुओं के वंशज हैं, के उत्तराधिकारी हैं या उनकी ही पीढ़ियां हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं, इसलिए वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हुए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि मंदिर आप बना तो लीजिए, हम सत्ता में आएंगे तो गिरा देंगे। वैसे ही अपोजिट पार्टी इस तरह के स्टेटमेंट देती रहती है, लेकिन जनभावना आर्टिकल 370 को हटाने के पक्ष में थी, इसलिए कभी सत्ता में नहीं आने वाला। गुजरात का चुनाव ये बता रहा है अभी कि गुजरात में जो अभी पंचायत का चुनाव हुआ, उन पंचायत के चुनाव में 80 to 90% सीटें बीजेपी को वहां पर गई हैं पंचायत चुनाव में, जो पिछली बार कांग्रेस को गई थी। और शायद लोगों को ये लगा था कि नहीं बदलाव की जरूरत है, लेकिन अभी लोगों को ये महसूस हो गया कि कांग्रेस या इस तरह की पार्टियां तो देश के विरुद्ध ही खड़ी होती हैं, इसलिए इनके पक्ष में कहना कोई समझदारी की बात नहीं। क्योंकि खास तौर से आर्टिकल 370 और राम मंदिर के मामले में जिस प्रकार से विरोध विपक्षियों ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी को या जो आज की रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी को और बल देता है। फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा, कोई अचंभे की बात नहीं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि वी विल गेट द हेल्प ऑफ चाइना, हम चाइना की मदद से इसको हटाएंगे। ये एक विषय बना चाइना की मदद से। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि चाइना के साथ हम सेनाबंदी करेंगे, युद्धबंदी करेंगे या हम आतंक फैलाएंगे, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सामान्यतः अगर फारूक अब्दुल्ला की निगेटिव बुद्धि को न देखा जाए या निगेटिव बुद्धि को देखा जाए तो फिर यह कहना उचित होगा कि वो जम्मू कश्मीर चीन के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को चीन के हवाले कर देना चाहते हैं, चीन के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं, फारूक अब्दुल्ला की मेंटलिटी के अनुसार। अगर फारूक अब्दुल्ला की उस मेंटलिटी को, जो उनकी विचार है, उस विचार को अगर काउंटर ना किया जाए, उस विचार को न देखा जाए, तो फिर एक स्टेटमेंट की चाइना की मदद से हम करेंगे, तो बहुत सारे लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं कि भाई मैं ब्रिटेन से आह्वान करता हूं, मैं और कंट्रियों से आह्वान करता हूं कि वो भारत सरकार को समझाए। पाकिस्तान के विरुद्ध भी बलूचिस्तान मूवमेंट चल रहा है, कराची मूवमेंट चल रहा है, या खैबर पख्तून का मूवमेंट चल रहा है। वो लोग भी विश्व के दूसरे कोनों में जाते हैं और कहते हैं कि भाई समझाओ पाकिस्तान को। तो अगर हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट लें तो फिर ये कहा जा सकता है कि फारूक अब्दुल्ला इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कोई बहुत नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गई वो सेक्शन 124 कैपिटल A को लेकर गई और उसमें ये कहा गया कि इनके खिलाफ 124A का मुकदमा चला जाए, ये देशद्रोह है। सुप्रीम कोर्ट ने भरपूर टाइम दिया पिटिशनर्स को और कहा कि भाई सिद्ध करो कि ये सेक्शन 124 कैपिटल A या फिर ये देशद्रोह है। हालांकि पार्टी उसको सिद्ध नहीं कर पाई क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ मानसिकता के आधार पर ही इंटरप्रेट किया जा सकता है।
एक सामान्य सा स्टेटमेंट है। हम सब जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की मानसिकता क्या है। उस मानसिकता के अनुरूप अगर वो इस तरह का उस मानसिकता को मानोगे तो फिर स्टेटमेंट के आधार पर 124 कैपिटल ए बनता है। लेकिन अगर मानसिकता को नहीं मानते तो फिर कोई सिद्ध करने का ये साधन नहीं है। जैसे ये सिद्ध किया जाए कि उन्होंने कहा कि हम चाइना की मदद से ऐसा करना चाहते हैं या चाइना से आह्वान करते हैं या चाइना को हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो भारत सरकार से बात करे, तो भारत चाइना की मदद से करना चाहते हैं, ये लीगली प्रूफ नहीं हो पाया। और लीगली प्रूफ ना होने की वजह से कोर्ट तो लीगल एविडेंसेस और लीगली प्रूफ ही मानेगा, उसके बगैर वो कर नहीं सकता ऑर्डर। इसलिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि आप उसको सिद्ध नहीं कर पाए कि किस एंगल से वो जम्मू कश्मीर को चीन को देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का कोलैबोरेशन चीन के साथ करना चाहते हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये मामला डिसमिस किया जाता है। हालांकि पिटिशनर साथ में ये भी लगाया था कि संबित पात्रा का स्टेटमेंट उस समय कि चीन को ये हैंडओवर करना चाहते हैं, वो स्टेटमेंट की भी बात कही, लेकिन संबित पात्रा का स्टेटमेंट भी एविडेंस की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। एविडेंस सिर्फ वही हो सकता है जो फारूक अब्दुल्ला ने कहीं भी स्टेटमेंट दिया हो। और फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट अगर खाली स्टेटमेंट ही चैलेंज करते हैं और ये कोई और एविडेंसेस हमारे पास नहीं होते, कहीं और उन्होंने कोई कार्रवाई की हो, कुछ लोगों के साथ बैठक की हो, उन्होंने चाइना को कुछ पत्र व्यवहार किया हो, उस पत्र व्यवहार में कुछ क्लैरिफिकेशन आया हो, तो ये बात द्विअर्थी है चाइना की मदद वाली। तो द्विअर्थी होने की वजह से ये प्रूफ नहीं हो सकता, और चूंकि ये प्रूफ नहीं हो सकता इसलिए कोर्ट इस पर एक्शन भी नहीं ले सकता। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा कि चूंकि आप सिद्ध नहीं कर सकते इसलिए ये स्टेटमेंट सरकार के विरुद्ध माना जाएगा। और सरकार के विरुद्ध अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सेडिशन है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है, इसलिए अभी इस पर सेडिशन चार्जेस नहीं लगते हैं। और कोई भी अपने व्यू रखता है, ये स्वतंत्रता है भारत में, कोई अपने व्यू रखता है तो उन व्यूज को, और गवर्नमेंट के विरुद्ध व्यू रखता है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के विरुद्ध अगर व्यू रखता है तो वो व्यूज एंटी नेशनल नहीं होते। हालांकि मैं बारंबार कह रहा हूं कि चूंकि वो गवर्नमेंट नेशनलिस्ट का एक आवरण में है और नेशनलिस्ट विचारधारा की, ऐसा लगता है नेशनलिस्ट विचारधारा की, इसलिए वो सरकार का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध कर जाते हैं, और मानसिकता के आधार पर अगर निकालेंगे तो वो राष्ट्र विरोध ही कहलाता है। लेकिन कानून की अपनी बाध्यताएं हैं, कानून के अपना दायरा है और कानून का अपना प्रोसीजरल मैकेनिज्म है, इसलिए उस मैकेनिज्म में उनका स्टेटमेंट फिट नहीं बैठता, और चूंकि वो स्टेटमेंट फिट नहीं बैठता इसलिए इस पर सजा नहीं दी जा सकती, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मुझे लगता है कि केस फाइल करने से पहले अपने को ये विचार भी करना चाहिए कि किस एंगल से कोई भी स्टेटमेंट पूर्ण कैसे है। अगर अधूरा स्टेटमेंट है और उसका कोई द्विअर्थी अर्थ निकलता है तो फिर उस स्टेटमेंट को कैसे प्लीड किया जाए और कोर्ट में कैसे उसको रखा जाए। मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट नो डाउट देश के विरुद्ध है, लेकिन एविडेंशियली प्रोसीजर मैकेनिज्म से या कानूनी प्रक्रिया से वो उनको पकड़ा नहीं जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट अभी आया। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।